नमस्कार। सर्वप्रथम चंद अल्फाज आप लोगों के लिए। आशा बलवती राजन। दूसरा, आशा पर आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे राजन। बहुत ही प्रेरणादायी वाक्य है, शब्दों का संग्रह है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें आशावान होना चाहिए, चूंकि आशावान होना ही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। और ये जो दोनों वाक्य हैं रूपांतरित, यह वाक्य संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को तब कही गई जबकि उसके 99 पुत्र मारे जा चुके थे, सिर्फ दुर्योधन शेष था। लेकिन युद्ध के अनुसार उस वक्त भी संजय को यह उम्मीद थी कि हो सकता है कि दुर्योधन की विजय हो। यह इस बात को दर्शाता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द 2020 एनटीपीसी एग्जामिनेशन। बिल्कुल ही नमस्कार मैं कर रहा हूं दोस्तों। 2020 के दिसंबर महीने में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। हम बिहार वासी, उत्तर प्रदेश वासी और तमाम हिंदी भाषियों के लिए यह काफी ही महत्वपूर्ण समय है, चूंकि सरकारी नौकरी के प्रति हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक जुनून होता है, बच्चों के अंदर एक उत्साह होती है। तो यह जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि कम समय में हम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। किताबें काफी मोटी होती हैं, काफी पेजेस होते हैं, कई पृष्ठ होते हैं, लेकिन अब समय बहुत कम है, तो हमें आवश्यकता है इस चीज को समझने की कि कम समय में पूरी तैयारी कैसे की जाए। इसके लिए मैं अपने अनुभव को लेकर आपके सामने आया हूं, यह बताने के लिए कि हाउ वी हैव टू वर्क हार्ड, हाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट आवर पोटेंशियल इन द शॉर्टर एरिया फॉर द बेटर रिजल्ट। सो एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपको सामान्यतः विज्ञान से जुड़े हुए 15 प्रश्न, तकरीबन 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, एक आध प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तकरीबन 15 प्रश्न सीबीटी 1 के तहत विज्ञान से पूछे जाते हैं। अब उन प्रश्नों का बंटवारा होता कैसे है, अब यहां पर मैंने लिख डाला। प्रश्नों का बंटवारा 4 सेगमेंट में होता है। फिजिक्स के प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री के प्रश्न होते हैं, बायोलॉजी के प्रश्न होते हैं और इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, इसके प्रश्न होते हैं। इन चारों विभागों को मिलाकर कुल मतलब पक्का समझिए कि 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अब सवाल है कि हम कैसे अपने मार्क्स को अच्छा करें, स्कोर करें। तो अब आप समझ लो भाई, ये जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most important part of science is environmental science। either 3 either 4, 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये पक्का आएगा। बहुत हॉट अभी विभाग है, हॉट ब्रांच है इन्वायरमेंटल साइंस का। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, इससे तकरीबन 13 प्रश्न आ जाते हैं। इससे तकरीबन कितने प्रश्न आ गए? 13 प्रश्न आ गए। मतलब समझ में आ गया। फिजिक्स थोड़ा कम भी जानोगे तो चलेगा, क्योंकि उससे 2 ही प्रश्न आएंगे या 3 आएंगे। इसको अगर हम पकड़ लेते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, तो पक्का है कि हमारे को 12 से 13 प्रश्न पक्का बनने हैं। अब सवाल हो गया कि बहुत अच्छा सर, आपने 15 प्रश्नों की सूची बना दी, 13 प्रश्नों के विषय में बता दिया, 2 प्रश्न फिजिक्स के बता दिए। अब आगे हम अपनी तैयारी को सबसे पहले तो यह समझ लें कि वरीयता जब देने की बात हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स दूसरे नंबर पे आता है, वो दूसरे सेगमेंट में आता है। 2 या 3 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न ही आते हैं, ज्यादा नहीं आता है। तो इसको पकड़ लिए। अब आपके पास आएगा कि भाई अब केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ें। केमिस्ट्री की किताबें तो ऐसी भी हो सकती हैं, इस तरह की किताबें हो जाएंगी, काफी किताब पेजेस रहेंगे। तो बच्चा आखिर कैसे तेजी से पढ़ाई करे, कैसे अपने विषय वस्तुओं को छांटकर परिष्कृत करे, इस चीज को समझना है। तो अब हम लोग करेंगे क्या ना कि केमिस्ट्री को कुछ भाग में बांट लेंगे। केमिस्ट्री को क्या करेंगे? कुछ भाग में बांट लेंगे। एटम पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
कि अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो एटम के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। तो एटम अब पढ़ना है तो ठीक है भाई, पढ़ तो लिए एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। अगर ये सेंटर है और ये इसका ये है, इस तरह से है, अब इसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है और कहाँ न्यूट्रॉन है, इस चीज को समझ लेना है। अब इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आपको पता होगा कि दो चीजें बीच में होंगी और एक चीजें जो है बाहर होती हैं। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो पक्का क्या है कि रिएक्टिविटी समझ लेंगे। पक्का क्या है, रिएक्टिविटी समझ लेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी को समझने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। आपको यह जानना जरूरी है कि स्टेबल जो एटम होता है, स्टेबल जो एलिमेंट होता है, वो किस फंक्शन पे काम करता है। अगर ये चीज आप समझ गए तो पक्का है कि आप नॉर्मल कंडीशन में इसके रिएक्टिविटी को भी समझ लेंगे, इसके रिएक्टिविटी को भी समझ लेंगे। और दूसरा, जब रिएक्टिविटी वगैरह समझेंगे तो इसके फंक्शन को समझ लिए कि हाउ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, भाई इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन कैसे रोल प्ले करता है, अब उससे जुड़े हुए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। इन चीजों को बहुत ही छोटा कन्फाइन करके आप 3-4 पेज के अंदर में रिएक्शंस के साथ आप एटम को समझ लिए। चलो भाई काम हो गया, 15 मिनट लग गया, आधे घंटे लग गया, मेरा एटम का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब पकड़े मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के लिए करना क्या है, सबसे पहला काम पीरियोडिक टेबल को उठा लिया, उसको देखना शुरू कर दिया, उसमें सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं, कलर रिप्रेजेंटेशन से पता होता है कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है। वो पर डे 5 मिनट पीरियोडिक टेबल को ध्यान में दे दिया। अब उससे 2 फायदा, जितने भी मेटल नॉन मेटल है सबका संकेत आपको याद हो जाएगा। लोहा तो लिखा नहीं रहेगा, आयरन तो लिखा नहीं रहेगा, Fe लिखा रहेगा, चांदी है Ag लिखा रहेगा, एल्यूमिनियम है Al लिखा रहेगा। तो इस तर्क से आप जो है मेटल नॉन मेटल का जो है वो सिंबल्स भी आप जान जाएंगे। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो एक पेज में बना लो। अब ये लस्टर, शाइनी, नॉइज, इस सब के आधार पे जो है इसको पकड़ लिया विथ एग्जांपल्स, काम हो गया। प्रॉपर्टी, वही जो डिफरेंस होगा उसी, वो तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है मेटल और नॉन मेटल में, वो प्रॉपर्टी के ही आधार पे होता है, ये तो चीज तुमको पता है। सो कुछ याद कर लिया। अब कुछ कुछ जो है एक्सेप्शंस, जैसे पारा वगैरह है, तो इन सब चीजों को याद कर लिया। एक्सेप्शंस को पकड़ के रखना, वही मार्क्स गिराएगा, वो पक्का है कि मार्क्स निकाल के देगा आपको, तो उसको याद कर लिया। और जो पहला स्टेप में बोला कि जब पीरियोडिक टेबल को तू पकड़ के देखोगे तो तुम क्या पाओगे कि सारे के सिंबल्स आपको याद हो गए, सारे के सिंबल्स याद हो गए, तो आपका मेटल एंड नॉन मेटल भी खत्म हो गया। एक पीरियोडिक टेबल, एक पेज में डिफरेंस, दूसरा में जो है उसका प्रॉपर्टी, और तीसरे में एक्सप्लेनेशन, काम खत्म। 4 पेज, 4 गुना 2 8 पेज में दोनों चीज। अब एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई इसका कोई डिफिनेशन होता है नहीं, दिमागी मत लगाओ, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वही इसका डिफिनेशन होता है। एसिड इज सोवर इन टेस्ट, इट टर्न्स blue litmus into red, and base will turn red litmus into blue, it is bitter in taste, and salt is the combination or the product of the after the reactions between acid and base। एक लाइन में इसको समझ लो, इधर एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2O, यही तो है भैया। अभी इसका उदाहरण देख लो, एक कोई भी चीज उठा लो, HCl, इसका उठा लो KOH, अब आपका ये बन क्या गया KCl, KCl क्या है, सॉल्ट है, प्लस H2O, ये H ये OH मिला निकल गया। अब ये सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट है और ये वाटर है। तो ये चीज अब डेफिनेशन के साथ समझ गए। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट को पकड़ेंगे कैसे, उदाहरण देख लो भैया। HCl लिखा हुआ है और KOH लिखा हुआ है। सामान्यतः ये समझ लो, जहां OH टाइप का टर्म आ गया वो चाहे KOH रहे, NaOH रहे, OH जैसे ही दिख गया, पूछा कि भाई NaOH कम्स अंडर डैश, फर्स्ट एसिड बेस सॉल्ट न्यूट्रलाइट, क्या करेंगे न्यूट्रल, क्या करेंगे पक्का तुरंत देखेंगे कि NaOH है, OH है, तुरंत लिखेंगे कि हाँ बेस हुआ। क्या लिखेंगे, बेस हुआ। HCl है, इसमें OH नहीं है, H है,
तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो कैसे पहचानेंगे, पक्का ये मार्क्स निकालता है कि H2O इज डैश एसिड बेस सॉल्ट नन ऑफ दिस, तुरंत H2SO4 आपके दिमाग में होना चाहिए। H2SO4 कहीं डायरेक्ट OH नहीं आ रहा है, कहीं डायरेक्ट OH इस तरह के फॉर्म में नहीं आ रहा है, पक्का है कि एसिड है। जो सब इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये सब हम लोगों को जानना चाहिए कि हाँ भाई ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जान जाएंगे। अब सॉल्ट है तो पक्का है कि NaCl खाने वाला नमक है, KCl है, कई सॉल्ट होते हैं लेकिन सामान्यतः खाने वाला नमक NaCl होता है, इसको पकड़ लिए। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के डिफिनीशन जान गए, कैसे क्लासिफाई करेंगे, OH देखकर और H देखकर, प्रॉपर्टी जो है वही तो डिफिनीशन है वो पकड़ लिया, और एग्जाम्पल को आपको फॉर्मूला के साथ अपने अंदर दिमाग में डाल लेना है कि भाई H2SO4 क्या है, HCl क्या है, QH क्या है, NaOH क्या है, KCl क्या है, इस तरह से सारी चीजों को आपको जो है अपने दिमाग में डाल लेना है। इसके बाद क्या आ गया, केमिकल फॉर्मूला, क्या आ गया, केमिकल फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, केमिकल फॉर्मूला आ गया। तो केमिकल फॉर्मूला वो हर चीज का लगभग याद कर लो जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 10-50 जो है ना केमिकल फॉर्मूला को जो कॉमनली यूज होता है उसको देख लो। ये जैसे ही देख लोगे ना तो पक्का है कि तुम अपना निकाल लोगे। अब ये जैसे ही आपका इस छोटे से सेगमेंट में आप केमिस्ट्री को किए तो आपका केमिस्ट्री कंफर्म हो गया कि हाँ भाई अब केमिस्ट्री तो मेरे से कोई निकाल के ले ही नहीं जाएगा। केमिस्ट्री हमको कोई भी बंदा केमिस्ट्री के प्रश्नों से हमको दूर नहीं करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप जब लिंक पे देखेंगे तो इसको कट कर लेंगे, रिज्यूम करके लिख लेंगे ताकि आपको परीक्षा के दौरान तैयारी करने में आसानी हो, परीक्षा के दौरान तैयारी करने में आसानी हो। अब हम लोग बढ़ेंगे बायोलॉजी के तरफ। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे, बायोलॉजी के तरफ। क्यों, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्शन आफ्टर केमिस्ट्री इज बायोलॉजी, आफ्टर केमिस्ट्री इज बायोलॉजी। अब हम लोग बायोलॉजी के तरफ जो है सभी हम लोग बढ़ेंगे कि भाई बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी का देखो, बायोलॉजी के अंदर हम लोगों को सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ लो भैया। सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ लो, सेल के बारे में पढ़ लो। याद रखना काफी मजेदार, 9वीं 10वीं की कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेल का पेज निकालना, NCERT के बुक में है, बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में बाद में लिंक दे देंगे, वो जगह बता देंगे कि NCERT का पेज नंबर कितना है। उसको तुम लोग पकड़ के क्या करोगे कि उसके पिक्चर को देखोगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पिक्चर को निकालकर एक साथ सामने रख लो। अब देखो कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं सेल के अंदर जो दोनों में है, और उसके कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो एक में तो है और एक में नहीं है। अब जैसे सेल वॉल एक में होगा एक में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट एक में होगा एक में नहीं होगा। तो इस तरह से वो फाइंडिंग कर लिया कि कौन से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि एक में है और दूसरे में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सेल का क्या याद देखेंगे, स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में जो है देखे तो पहला कि ऑल पार्ट्स, क्या करेंगे, ऑल पार्ट्स का फंक्शन, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फैक्ट्री, ये सारा चीज याद कर लेंगे। वो 10-15 होगा, याद हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या करेंगे इसमें, डिफरेंस। क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर, प्लांट एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ये दूसरा चीज हम लोग याद कर लिए। और तीसरा चीज हम लोग क्या याद कर लेंगे, रोल। रोल तो याद ही होगा ना। रोल क्या है भाई, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक्स ऑफ लाइफ। किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग जो बीइंग है उनके मतलब उनके निर्माण की शुरुआत किस पर होती है, तो सेल पर होती है। तो ये चीज सेल का पढ़ लिए तो हम पक्का है। आप NCERT में चले जाओ, अप टू 10th के पहले की किताब होगी, 9th की किताब होगी, वैसा बोलोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि भाई किस पेज में जाने के बाद, किस पेज में जाने के बाद आपको जो है वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, आपको वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी।
अब इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं, इन्वेंशन पर। सेकेंड पॉइंट पर किस पर जाते हैं? इन्वेंशन पे। तो इन्वेंशन का एक चीज पक्का याद रखना, इन्वेंशन का जो है ना एक चीज पक्का तुम लोग याद रखना कि अब जैसे इन्वेंशन में जो है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, सेल की खोज किसने की, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, जो इस तरह के इन्वेंशंस हैं विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसको जो है आप अपने हिसाब से चले जाइएगा, आप अपने हिसाब से चले जाइएगा। हाँ, अभी जो मैंने आपको सेल के बारे में बताया, तो सेल जो है क्लास 9 एनसीईआरटी बुक, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 63 एंड 64, पेज नंबर 63 एंड 64, इस पर आपको 63 पर जो है एनिमल सेल और 64 पर जो है प्लांट सेल की तस्वीरें आसानी से मिल जाएंगी। आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे, पार्ट्स को समझ जाएंगे, उसको लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अभी हम फिर थे इन्वेंशंस पे, तो आप जो इंपॉर्टेंट खोजे हैं उनके बारे में कर लेंगे। फिर क्या आता है भाई इसके बाद नंबर, ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजी है तो ह्यूमन बॉडी तो आना ही है। ह्यूमन बॉडी कैसे, अब देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप सामने देख रहे हो, किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझको देखना है। अभी क्या बोला? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक्स हुआ, सेल क्या हो गया? बेसिक हो गया। चलो भैया, सेल बेसिक है। सेल के बाद क्या बना? टिश्यू बना। सेल के बाद क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। कोशिकाएं, कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक मिलकर क्या चीज का निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का करते हैं। उत्तक मिलकर क्या चीज का करते हैं? ऑर्गन्स का करते हैं। ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का करते हैं। ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या करता है? बॉडी का निर्माण करता है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या करता है? बॉडी का निर्माण करता है। इसको उदाहरण से समझ लो। सेल है, ओके, सेल बढ़ा तो टिश्यू है, टिश्यू होता है ना, जानते हो ना, टिश्यू है, उत्तक है, ओके। उत्तक जब मिला तो क्या बना? दिल बना, फेफड़ा बना, किडनी बनी, पेनक्रियाज बने, स्मॉल इंस्टेंटाइन बना, लार्ज इंस्टेंटाइन बना, कई चीजें बन गई। अब वो जो छोटे छोटे हर जगह के ऑर्गन्स हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर पेनक्रियाज, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज इंस्टेंटाइन ये सब आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर में जो हमारा लंग्स वगैरह है सब आता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसके अंदर में आर्टरी, वेन, हार्ट वगैरह आता है। एंड जो आपका नर्व सिस्टम है उसके अंडर में ब्रेन वगैरह आता है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी को बनाते हैं, वो चाहे प्लांट एनिमल हो या चाहे ह्यूमन बीइंग हो। बिकॉज इन बायोलॉजी हम लोग सब तो एनिमल के ही अंडर आते हैं, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स कम अंडर आइदर प्लांट आइदर एनिमल। तो व्यक्ति हो या जो भी हो वो सब इसमें आता है। तो इस चीज को, ह्यूमन बॉडी को पढ़ लिया, ह्यूमन बॉडी के सारे चीजों को पढ़ लिया कि अब हार्ट का कैसे बना और वो सिस्टम क्या क्रिएट करता है। लंग्स है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर हमारे अंदर में शरीर में किडनी है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है, लार्ज इंस्टेंटाइन है, तो अब जैसे किडनी वगैरह मिलकर क्या बनाता है? यूरेटरी सिस्टम को, एक्सक्रिएशन सिस्टम। अब स्मॉल, लार्ज इंस्टेंटाइन और जो ये सब है वो सब क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो उसके फंक्शन को और उसके वर्किंग को समझ लिया तो आपका मानव शरीर के बारे में जो है परिकल्पना पूरी हो गई, मानव शरीर की समझ पूरी हो गई। अब उसके बाद जो है ना, इसमें दो चीजें, अब शरीर तो है तो शरीर जो है प्रभावित तो होगा, शरीर जो है वो प्रभावित तो होगा। तो अब शरीर से जुड़ी बीमारियों को दो भागों में बांट लो, शरीर से जुड़ी बीमारियों को दो भागों में बांट लो। एक जो लाइफ स्टाइल के कारण आती हैं और दूसरी जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। तो भैया लाइफ स्टाइल के द्वारा का उदाहरण क्या है? तो लाइफ स्टाइल के द्वारा का उदाहरण नॉर्मल है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, फिर तुम्हारा जो है किडनी फेलुअर हो गया, हार्ट फेलुअर हो गया। ये सब तो लाइफ स्टाइल में है। जरूरी नहीं है कि सबको किडनी फेलुअर हो या हार्ट फेलुअर हो, वो लाइफ स्टाइल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, उसके बारे में समझ लिया। और जब बात आ गई ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो सर्दी होती होगी, खांसी होती होगी, जुकाम होता होगा,
तो इस चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा ये बीमारी है, ये बैक्टीरिया से हुई होगी, ये बीमारी है, ये वायरस से हुआ होगा। तो इन विषयों को, इन चीज़ों को जो है हम लोग समझ लेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ना आराम से, जैसे सेल जब पढ़ लिया तो प्लांट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? प्लांट एंड एग्रीकल्चर। प्लांट एंड एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ लेते हैं। प्लांट एंड एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ लेते हैं। अब इसमें प्लांट किंगडम के बारे में तो जानते ही होंगे, वो हर्ब्स क्या है, श्रब क्या है, मतलब कौन सा किस कैटेगरी के अंडर में आता है, ये चीज जो है रिवाइज मार दो। और एग्रीकल्चर में भी खरीफ क्या है, रबी क्या है, कैसे प्रोडक्शन है, क्या है नहीं है, इन चीजों को जो है तुम आसानी से समझ लोगे तो तुम्हारा प्लांट एंड एग्रीकल्चर का काम हो जाएगा। अब एनिमल में आ गए तो एनिमल में एनिमल किंगडम के बारे में समझ लो। एक बना लो कि भाई विच कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्तनधारी है, कौन सा एनिमल स्तनधारी नहीं है, कौन से जीव जंतु जो हैं वो अंडा देते हैं, कौन से मैमल्स हैं नहीं है। तो इन चीज़ों को एनिमल किंगडम के तहत जो है हम लोग पढ़ के ये कर लिया। और लास्ट में जो सबसे लास्ट है बायोलॉजी का सेगमेंट, वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ लिया, फर्मेंटेशन के बारे में, मतलब जीव विज्ञान से जुड़ी हुई जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में समझ लिया, डिफिनेशन समझ लिया, वर्किंग समझ लिया, नेचर समझ लिया, उसका इफेक्ट समझ लिया। अब फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस में अब तो कह दिया कि भाई CO2 और ये मिल गया और वो सनलाइट और वाटर की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। कंप्लीट रिएक्शन जान जाओ, कंप्लीट रिएक्शन जान जाओगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी कि कैसे वो O2 में होता है, हाउ CO2 विल कन्वर्ट इनटू O2 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। फर्मेंटेशन, किण्वन किसको कहते हैं, किण्वन कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, किण्वन हो गया, इन चीजों को पढ़ लो। 2 इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिर एक कक्षा और मैं लूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इन्वायरमेंटल साइंस और फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इन्वायरमेंटल साइंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए नई ऊर्जा के साथ सुन लेना, 2 वीडियो के अंदर में ही तुमको ये 15 मार्क्स पक्का हो जाएगा। सो हैव अ ग्रेट डे, बी पॉजिटिव, लगे रहो, धन्यवाद।